स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जयपुर स्टडी जोन पर, जिसमें आपको रीट व सीटेट का संपूर्ण पाठ्यक्रम पूरा करवाया जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा मैटर उपलब्ध कराया जाएगा। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे द्वारा डाले गए सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे, इसके लिए बेल आइकन पर जाकर क्लिक करें। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जाकर वीडियो कैसा लगा कमेंट अवश्य करें। तो दोस्तों, आज आपका अपना टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता है। चलिए पढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता आद्य ऐतिहासिक युग की सभ्यता है। आद्य ऐतिहासिक, देखो दोस्तों, इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल। तो प्राग ऐतिहासिक काल में क्या होता है दोस्तों कि साक्ष्य, वहाँ पर लिखित साक्ष्य कुछ भी नहीं मिलते हैं। और आद्य ऐतिहासिक युग में क्या हुआ, लिखित साक्ष्य तो मिलते हैं लेकिन उनको पढ़ा नहीं गया है। और ऐतिहासिक काल में होता है कि लिखित साक्ष्य भी मिलते हैं और उनको पढ़ा भी गया है। तो इस तरह से सिंधु घाटी सभ्यता आद्य ऐतिहासिक युग की सभ्यता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमें लिखे हुए साक्ष्य तो मिलते हैं लेकिन उनका पढ़ने का प्रयास किया गया लेकिन उसमें सफलता नहीं मिली। इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता आद्य ऐतिहासिक युग की सभ्यता कहलाती है। इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि कांसे का प्रथम प्रयोग यहीं पर मिलता है, यानी यहाँ पर कांसे का पहली बार प्रयोग किया गया था। यह भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है और इसे प्रथम नगरीय क्रांति भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सर्वप्रथम 8 नगरों को ढूंढा गया था और उनकी जो व्यवस्थाएं हैं सारी वो एक नगर नियोजन के हिसाब से रखी गई है। इसलिए इस सिंधु घाटी सभ्यता को नगरीय क्रांति भी कहा जाता है। अब देखिए दोस्तों, इसकी समकालीन सभ्यताएं पढ़ते हैं हम। कौन कौन सी थी सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन सभ्यताएं? तो दोस्तों, समकालीन सभ्यताएं, सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन सभ्यताएं हैं मिस्र और मेसोपोटामिया की। मिस्र की जो सभ्यता है वह नील नदी के किनारे विकसित हुई और मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला फरात नदी के किनारे विकसित हुई। और अब देखते हैं हम इसका क्षेत्रफल कितना था। सिंधु घाटी सभ्यता का कुल क्षेत्रफल था 12,99,600 वर्ग किलोमीटर, लगभग 13 लाख के करीब हो गया है। तो दोनों ऑप्शन में आ सकते हैं। अगर ये वाला 12,99,600 वर्ग किलोमीटर आए तो वो बताना है, और लगभग 13 लाख आए तो उस हिसाब से बताना है। सर्वप्रथम 1826 में चार्ल्स मेसन ने हड़प्पा नामक स्थान पर पुरा स्थल के रूप में पहचाना। सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में हड़प्पा नामक स्थान को सबसे पहले ढूंढा गया था। अब हम आगे पढ़ते हैं दोस्तों। सर्वप्रथम खोज, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता की खोज सबसे पहले किसने की थी? इसका श्रेय राय बहादुर दयाराम साहनी को दिया जाता है, जिन्होंने सन 1921 ईस्वी में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के निदेशक थे, महानिदेशक सर जॉन मार्शल। इनके निर्देशन में इस स्थल का उत्खनन करवाया। 1924 ईस्वी में सर जॉन मार्शल ने इस सभ्यता का नामकरण सिंधु घाटी सभ्यता किया। क्यों? क्योंकि यह सभ्यता सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी। बाद में इन्होंने ही इसका नाम हड़प्पा सभ्यता रखा, क्योंकि सर्वप्रथम हड़प्पा नामक स्थान की ही खोज की गई थी। तो उस स्थान के नाम पर इस सभ्यता का नामकरण हड़प्पा सभ्यता रखा गया। तो देखो दोस्तों, सवाल इस तरह से पूछा जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का उत्खनन करने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो ऑप्शन में आ जाएंगे, तो वहाँ पर राय बहादुर दयाराम साहनी ऑप्शन में है तो हम उसको क्लिक कर देंगे। अब पूछ लिया जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का उत्खनन पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक कौन थे उस समय, जिनके निर्देशन में इसका उत्खनन करवाया गया था? तो सर जॉन मार्शल हो जाएगा। इसी प्रकार से
पहले इसका नामकरण सिंधु घाटी की सभ्यता किया गया, लेकिन बाद में हड़प्पा सभ्यता कर दिया गया। तो आपसे पूछ सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता क्यों रखा गया इसका नाम, तो इसका आंसर आ जाएगा कि सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थान की ही खोज की गई थी, इसी वजह से सिंधु घाटी सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता भी पड़ा। तो इस तरह के सवाल पूछ लिए जाते हैं दोस्तों। अब आगे पढ़ते हैं हम सिंधु घाटी सभ्यता का तिथि का निर्धारण। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तिथियां मानी है, लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जिन्होंने माना है उनको मैं यहाँ पर बता रही हूँ आपको, और इसका एक सर्वमान्य मत भी है जो ज़्यादातर सही माना गया है। इनमें देखो ये 2-3 विद्वान हैं, मार्टिनर व्हीलर, इन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता का जो तिथि मानी है वह है 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1500 ईसा पूर्व तक। इसी प्रकार से दूसरे विद्वान हैं हमारे अर्नेस्ट मैके, जिन्होंने 2800 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व माना है। और एक पद्धति है रेडियो कार्बन पद्धति। इस पद्धति के अनुसार इस सिंधु घाटी सभ्यता का तिथि निर्धारण किया गया है 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। अब देखो दोस्तों, अलग अलग विद्वानों के अंदर इसकी तिथि निर्धारण को लेकर के मतभेद है, इसीलिए एक सर्वमान्य मत निकाला गया है जिसके आधार पर इसका तिथि निर्धारण किया गया है 2250 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। तो इस तरह से प्रश्न आ सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का तिथि निर्धारण का सर्वमान्य मत कौन सा है, निम्नलिखित में से बताइए। तो आपका आंसर आ जाएगा 2250 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। या फिर पूछ ले किसी विद्वान का नाम दे करके कि भाई मार्टिनर व्हीलर के अनुसार इसका तिथि निर्धारण क्या है, इसका समय क्या माना गया है, तो उसका आंसर आ जाएगा 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक। अब देखिए दोस्तों, हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार, यानी कहाँ से कहाँ तक यह फैली हुई थी, इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक था। तो देखो दोस्तों, इसका जो आकार है वह, अगर इसका चित्र बना करके हम देखते हैं तो इसका आकार आता है त्रिभुजाकार, त्रिभुज के जैसा इसका आकार आता है। देखो दोस्तों, मैंने यहाँ पर छोटा सा प्रयास किया है आपको बताने का। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं सर्वाधिक पश्चिम में कौन सा स्थान है। तो देखो सूतकांगे डोर, पाकिस्तान के अंदर है सूतकांगे डोर। तो देखो ये जो पॉइंट बना हुआ है यहाँ पर, ये जो सूतकांगे डोर है ये यहाँ पर स्थित है पाकिस्तान के अंदर, और ये जो मैंने ये सीमा खींची है ये भारत के अंदर की है। तो देखो अब आता है सर्वाधिक पूर्व में आलमगीरपुर, जो कि मेरठ यूपी के अंदर है। तो सर्वाधिक पूर्व दिशा ये वाली हो गई दोस्तों। तो पूर्व के अंदर देखो आलमगीरपुर यूपी के अंदर स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक पूर्व में जो स्थान है वह है भारत के अंदर यूपी में आलमगीरपुर, मेरठ के आसपास पड़ता है ये। इसके आगे देखिए दोस्तों, सर्वाधिक उत्तर में मांडा नामक स्थान है, ये पड़ता है जम्मू कश्मीर में। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर हम देखेंगे इस तरह से चलते हुए, ये मांडा क्षेत्र है, मांडा जम्मू कश्मीर में उत्तर दिशा के अंदर है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक उत्तर में स्थित स्थान है मांडा, जो कि जम्मू कश्मीर में है। इसके बाद में देखो दोस्तों, सर्वाधिक दक्षिण में स्थित स्थान कौन सा है, दक्षिणतम स्थान बताना है। पूछ लिया जाए, सवाल आ जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो हम कहेंगे देमापुर। और ये देमापुर कहाँ पर है दोस्तों, महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है, अभी ये महाराष्ट्र नीचे की तरफ, ये महाराष्ट्र के अंदर आएगा देमापुर। तो दक्षिणतम बिंदु हो गया देमापुर महाराष्ट्र में, पूर्वी बिंदु हो गया इसका आलमगीरपुर यूपी में, उत्तरतम बिंदु हो गया मांडा जम्मू कश्मीर में, और पश्चिमी बिंदु, सबसे पश्चिम में स्थित स्थान है इसका सूतकांगे डोर, सिंधु घाटी सभ्यता का। और ये सूतकांगे डोर जो है वो पाकिस्तान में पड़ता है। तो इनमें से आपसे किसी भी प्रकार का सवाल पूछ लिया जाए कि उत्तर में कौन सा है, तो मांडा, दक्षिण में कौन सा है, देमापुर,
पूर्व में कौन सा है, आलमगीरपुर, और पश्चिम में कौन सा है, सूतकांगेडोर। तो दोस्तों इसको 2-3 बार पढ़ लेने पे ही आसानी से याद हो जाता है। अगर इसका चित्र बना करके हम अच्छे से याद करेंगे तो देखो ये चित्र इस तरह से जा रहा है, तो इसकी आकृति कैसी हो रही है, त्रिभुजाकार। तो इस आधार पर हम अनुमान लगा सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार था, आकार था, वह कैसा है, त्रिभुजाकार। तो देखो इस प्रकार से दोस्तों ये त्रिभुजाकार है इसकी आकृति, इसलिए इस सभ्यता का क्षेत्र जो है वह लगभग त्रिभुजाकार माना गया है। आगे देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का नाम। सिंधु घाटी सभ्यता कैसे पड़ा, क्योंकि यह सिंधु नदी के किनारे स्थित है, इसलिए सिंधु नदी के नाम पर इस सभ्यता का जो नाम है वह सिंधु घाटी सभ्यता पड़ा। अब देखिए दोस्तों हम पढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल। सबसे पहले हड़प्पा। हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में उसका उत्खनन कराया गया था। हड़प्पा की खोज 1921 में हुई थी और दयाराम साहनी के नेतृत्व में इसका उत्खनन करवाया गया था। ये कहाँ पर स्थित है, तो देखिए पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटमोगरी ज़िले के अंदर यह स्थित है। हड़प्पा कहाँ पर है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटमोगरी ज़िले में स्थित है। और यह कौन सी नदी के किनारे है, रावी नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे है, हड़प्पा नदी के किनारे। तो सवाल पूछ लिया जाता है हड़प्पा कहाँ पर है, सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रथम स्थान खोजा गया था हड़प्पा, वह कहाँ पर है, वर्तमान में कहाँ पर है, ऐसा पूछ लिया जाए तो क्या करेंगे हम, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटमोगरी ज़िले के अंदर। और इसका उत्खनन किसके नेतृत्व में कराया गया था, तो दयाराम साहनी के नेतृत्व में। कब, 1921 में। और कौन सी नदी के किनारे है, रावी नदी के किनारे है। अब इसके अंदर विशेष क्या क्या इसकी विशेषताएं थी, तो हम देखेंगे सबसे पहले कि इसमें 6 अन्नागार मिले हैं। अनाज के जो भंडार होते हैं वह कितने मिले हैं, 6 मिले हैं। एक कब्रिस्तान मिला है जिसमें समाधि का नाम है R37। कब्रिस्तान के अंदर समाधि मिली है जिसके ऊपर R37 लिखा हुआ है। और एक स्वास्तिक का चिन्ह भी मिला है, स्वास्तिक बना हुआ एक चिन्ह भी मिला है। इसके अलावा देखो दोस्तों, स्वास्तिक चिन्ह के अलावा एक सींग वाला पशु मिला है हड़प्पा से, जिसका नाम गेंडा रखा गया है। गेंडा है, एक सींग वाला गेंडा मिला है और इसको यूनिकॉर्न भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, यूनिकॉर्न कहते हैं। और सामूहिक शवाधान पूछ लिया जाए एग्जाम में कि कौन से क्षेत्र पर, कौन से स्थल में सामूहिक शवाधान मिला है, तो हड़प्पा के अंदर मिला है। कांसा गलाने का पात्र भी यहाँ पर मिला है, कांसा गलाने का पात्र मिला है। और देखो इम्पोर्टेंट है, सेल खड़ी से बनी अभिलेख युक्त मुहरें अन्य स्थानों से भी मिली है, लेकिन सवाल ये है कि सर्वाधिक कहाँ पर मिली है। तो सर्वाधिक जो मुहरें हैं, यह सेल खड़ी से बनी अभिलेख युक्त मुहरें हड़प्पा सभ्यता के अंदर सर्वाधिक मिली है। सवाल आ जाएगी एग्जाम में कि निम्नलिखित में से सिंधुकालीन किस स्थल से सेल खड़ी की बनी अभिलेख युक्त मुहरें सर्वाधिक मिली हैं, तो कहाँ से मिली है दोस्तों, हड़प्पा से मिली है। अब देखिए दोस्तों, दूसरा स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का मोहनजोदड़ो। इसकी खोज 1922 में हुई थी। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में हुई थी। उत्खननकर्ता कौन थे, राखलदास बनर्जी के नेतृत्व में इसका मोहनजोदड़ो का उत्खनन करवाया गया था। ये कहाँ पर स्थित है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना ज़िले में। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना ज़िले में स्थित है और यह स्थल सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना ज़िले में है। इसके अंदर इसकी विशेषताएं देखिए क्या क्या थी, क्या क्या मिला था यहाँ पर। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला।
अब यहाँ पर सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो जो है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा खोजा गया स्थल माना जाता है। अब वृहद स्नानागार, यहाँ पर क्या क्या मिले हैं? बड़े स्नानागार मिले हैं, वृहद स्नानागार मिले हैं, वृहद अन्नागार मिले हैं, अन्न के भंडार, बड़े बड़े अन्न के भंडार पाए गए हैं। और इसमें है विशाल सभागार, एक विशाल सभागार मिला है यहाँ पर। अब देखिए आगे, कांसे की नग्न स्त्री की मूर्ति मिली है। कांसा उस समय चलता था, कांस्य युगीन सभ्यता है, इसलिए मूर्ति भी वहाँ पर किसकी है? कांसे की। कांसे की नग्न स्त्री की मूर्ति पाई गई है। अब देखिए आगे, सर्वप्रथम कपास के साक्ष्य मिले हैं, सर्वप्रथम कपास के साक्ष्य भी मिले हैं यहाँ पर। अब आगे 7 बार उत्थान और 7 बार पतन की जानकारी मिलती है। मोहनजोदड़ो के बारे में जानकारी मिलती है कि 7 बार उत्थान हुआ और 7 बार ही इसका पतन हुआ था। और देखो दोस्तों, मोहनजोदड़ो को नखलिस्तान यानी सिंध का बाग भी कहा जाता है। नखलिस्तान कहा जाता है जिसका अर्थ होता है सिंध का बाग। सिंधु घाटी सभ्यता का तीसरा स्थान है चन्हूदड़ो। देखो दोस्तों, चन्हूदड़ो की खोज 1931 में हुई थी। 1931 में इसकी खोज हुई थी और उत्खननकर्ता कौन थे? NG मजूमदार यानी MG मजूमदार के नेतृत्व में इसका उत्खनन कराया गया था। ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में चन्हूदड़ो स्थित है। और नदी कौन सी है? कौन सी नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है यह। अब इसकी विशेषताएं कौन कौन सी हो जाएगी? सबसे इम्पोर्टेंट है इसके अंदर मनके बनाने का कारखाना। मनके बनाने का कारखाना कहाँ पर है? चन्हूदड़ो में। यहाँ से लिपस्टिक के साक्ष्य भी मिले हैं। चन्हूदड़ो से पूछ लिया जाएगा सवाल कि लिपस्टिक के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो चन्हूदड़ो से मिले हैं। और देखो इम्पोर्टेंट है एक और बात कि औद्योगिक नगर, सिंधु घाटी सभ्यता का औद्योगिक नगर किसे कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा हमारा चन्हूदड़ो। तो ये इसकी एक विशेषता है कि यह एक औद्योगिक नगर था। और यहाँ पर वक्राकार ईंटें भी मिली है, वक्र के आकार की ईंटें भी मिली है। सिंधु घाटी सभ्यता का चौथा स्थान देखिए, लोथल। लोथल की खोज 1954 में हुई थी। लोथल की खोज 1954 में हुई थी। उत्खनन करता थे SR राव। SR राव के निर्देशन में इसका उत्खनन कराया गया था 1954 ईस्वी में। अब ये गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है। गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है लोथल। और नदी कौन सी हो जाएगी? भोगवा नदी के तट पर। लोथल कहाँ पर स्थित है? भोगवा नदी के तट पर। गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। इसकी विशेषताएं देखिए दोस्तों, गोदीबाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। गोदीबाड़ा, गोदीबाड़ा क्या होता है दोस्तों? छोटा बंदरगाह। गोदीबाड़ा होता है छोटा बंदरगाह। यहाँ से चावल के साक्ष्य भी मिले हैं। चावल के साक्ष्य मिले हैं जिसे धान भी कहा जाता है। पूछ लिया जाए धान के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं या फिर चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो दोनों का आंसर हो जाएगा लोथल। आगे देखते हैं हम, फारस की मोहरें मिली है। फारस की मोहरें मिली है तो इसका मतलब हो गया दोस्तों कि लोथल से व्यापार होता था फारस में। फारस की मोहरें मिली है यानी फारस और लोथल के बीच में व्यापार होता था। घोड़े की मृण मूर्ति मिली है यानी घोड़े की मिट्टी की मूर्ति मिली है। कहाँ से? लोथल से। जहाज का चित्र बना हुआ मिला है। छोटा बंदरगाह है तो जहाज, बंदरगाह पर जहाज तो होते ही हैं, तो जहाज का चित्र भी यहाँ पर मिला है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर 3 युग्मित समाधियाँ मिली है। 3 युग्मित समाधियाँ मिली है यानी उन समाधियों के अंदर 2-2 शव रखे हुए हैं। युग्म समाधान भी इसको हम कह सकते हैं। 3 ऐसी समाधियाँ मिली है जिसके अंदर 2-2 लोगों को दफनाया गया है। स्त्री पुरुष भी हो सकते हैं, पुरुष पुरुष या स्त्री स्त्री भी हो सकती है। अब देखिए दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट है कि लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहते हैं।
क्योंकि लगभग एक जैसी ही व्यवस्था, जैसी व्यवस्थाएं हड़प्पा के अंदर और मोहनजोदड़ो में मिली है, उसी से मिलती जुलती व्यवस्थाएं लोथल के अंदर भी पाई गई है। तो लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो किस स्थल को कहा जाता है? लोथल को कहा जाता है। सवाल आ जाए कि लघु हड़प्पा निम्नलिखित में से किस स्थल के बारे में कहा गया है, तो उसका आंसर हो जाएगा लोथल। आगे देखिए दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का 5वां मुख्य स्थल है कालीबंगा। कालीबंगा की खोज 1952-53 में, कालीबंगा की खोज 1952-53 में ए घोष के द्वारा की गई थी, अमलानंद घोष के द्वारा। कालीबंगा की खोज 1952-53 में अमलानंद घोष के द्वारा की गई थी। इसके उत्खननकर्ता देखो 1952-53 में तो इस स्थल की खोज हो गई थी, लेकिन इसका उत्खनन जो है वह 1961 से 1969 के बीच में करवाई गई थी। और किसके नेतृत्व में? बीबी लाल और बीके थापर के नेतृत्व में करवाई गई थी। यह कहाँ पर स्थित है? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में। कालीबंगा स्थित है राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में, और घग्गर नदी के किनारे कालीबंगा विकसित हुई थी। कालीबंगा की सभ्यता घग्गर नदी के किनारे विकसित हुई थी, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे पर। इसकी विशेषताएं देखिए दोस्तों। कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा का अर्थ हो जाएगा काली चूड़ियाँ। अब यहाँ पर क्या क्या मिला है दोस्तों, देखिए हवन कुंड मिला है। यहाँ पर कालीबंगा से हवन कुंड के साक्ष्य मिले हैं, अलंकृत ईंटों के साक्ष्य भी मिले हैं। पूछ लिया जाए सवाल कि अलंकृत ईंटें कहाँ से प्राप्त हुई है, तो कालीबंगा से प्राप्त हुई है। 2 फसल बोने के साक्ष्य, 2 फसल बोने के साक्ष्य मिले हैं कालीबंगा से, और वो दोनों फसलें कौन कौन सी है? गेहूं और जौ। गेहूं और जौ के साक्ष्य मिले हैं। इसके आगे देखिए दोस्तों, कच्ची ईंटों से बने मकान, कच्ची ईंटों से बने मकानों के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा से कच्ची ईंटों से बने मकानों के साक्ष्य मिले हैं। अब देखिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों, भूकंप के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? भूकंप के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से। यहाँ एक तो देखो लोथल से युग्मित शवाधान मिला है, और देखो दोस्तों कालीबंगा से भी युग्मित शवाधान मिला है। इसके अलावा देखो एक और चीज़ है इम्पोर्टेंट, जुते हुए खेतों के साक्ष्य, जुते हुए खेतों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से। इसके अलावा देखो दोस्तों, यहाँ पूर्व सिंधु सभ्यता का उल्लेख भी मिलता है। सिंधु सभ्यता से पूर्व की जानकारी भी कालीबंगा से मिलती है। तो ये कालीबंगा के बारे में जानकारी थी दोस्तों। अगला देखते हैं हम। 6ठा स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का धोलावीरा। धोलावीरा, इसकी खोज या उत्खनन देखिए दोस्तों 1990-91 में की गई थी। धोलावीरा की खोज और उत्खनन कार्य जो है वह 1990-91 में किया गया था। उत्खननकर्ता कौन थे? R.S. विष्ट। उत्खननकर्ता कौन थे? R.S. विष्ट। और यह गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है, गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। इसकी विशेषताएं देखिए दोस्तों, प्राचीनतम स्टेडियम मिला है यहाँ से, धोलावीरा से प्राचीनतम स्टेडियम मिला है, इम्पोर्टेंट है दोस्तों। कृत्रिम जलाशय मिले हैं, कृत्रिम जलाशय कहाँ से मिले हैं? धोलावीरा से। अब देखिए यह स्थल 3 भागों में विभक्त है। ये इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट, कि ऐसा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का जिसके 3 भाग मिले हैं, दुर्ग, मध्यम नगर और निचला नगर। बाकी सभी स्थल 2-2 भागों में विभक्त है, दुर्ग और निचले नगर के अंदर, लेकिन ये जो मध्यम नगर है यह धोलावीरा के अंदर ही पाया गया है। तो यह इम्पोर्टेंट हो जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का ऐसा स्थल जिसके 3 भाग मिले हैं, तो वह कौन सा हो जाएगा? धोलावीरा हो जाएगा। और दोस्तों यह सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया सबसे नया शहर है। सबसे नया शहर पूछा जाए धोलावीरा हो जाएगा इसका आंसर। 1990-91 में इसकी खोज की गई थी।
सिंधु घाटी सभ्यता का 7वां स्थल देखिए दोस्तों, सूरकोटड़ा। सूरकोटड़ा की खोज या उत्खनन। इसमें देखो दोस्तों सस्पेंस है, ये अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मतभेद है इसके अंदर। इसका उत्खननकर्ता जगपति जोशी माना गया है। इसके उत्खननकर्ता कौन थे? जगपति जोशी। इसके अंदर विशेष देखिए दोस्तों, यह गुजरात के कच्छ ज़िले में स्थित है और इसमें एक ही चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट है कि घोड़े की अस्थियां, एकमात्र ऐसा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है जहां से घोड़े की अस्थियां प्राप्त हुई है। बाकी किसी भी स्थान से घोड़े के बारे में किसी भी प्रकार का प्रमाण नहीं मिला है। सूरकोटड़ा एकमात्र ऐसा स्थान है जहां से घोड़े की अस्थियां पाई गई है और यही इस स्थल की यही इम्पोर्टेंट विशेषता है। सिंधु घाटी सभ्यता का 8वां स्थल देखिए दोस्तों, बनवाली। बनवाली की खोज या उत्खनन 1973-74 में की गई थी। उत्खननकर्ता RS बिष्ट हैं और यह हरियाणा के हिसार ज़िले में स्थित है। इसकी विशेषताएं देखिए, जल निकास प्रणाली का अभाव। यहाँ पर जल निकलने की कोई व्यवस्था नहीं प्राप्त हुई है कि जल कहाँ से निकलता था। और देखिए दोस्तों, इसकी एक विशेषता है, हल्की आकृति के खिलौने मिले हैं। यहाँ पर बनवाली से हल्की आकृति के खिलौने मिले हैं। तो दोस्तों, ये सिंधु घाटी सभ्यता के 8 मुख्य शहर हैं जिनकी वजह से इस सभ्यता को प्रथम नगरीय क्रांति कहा जाता है। इसके अलावा कुछ अन्य शहर हैं जिनके बारे में हम जानकारी लेंगे। देखिए दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे आगे सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य स्थल। अभी तक हमने 8 स्थल पढ़े हैं जो मुख्य शहर हैं सिंधु घाटी सभ्यता के। अब हम अन्य स्थलों के बारे में पढ़ते हैं। 9वां स्थल है इसका सूतकांगे डोर। इसकी खोज या उत्खनन 1923 में की गई थी। 1923 में इसकी खोज करवाई गई थी और उत्खननकर्ता कौन थे? RL स्टीन। RL स्टीन के नेतृत्व में इसका उत्खनन कार्य करवाया गया था और यह बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है। सूतकांगे डोर कहाँ पर है? बलूचिस्तान पाकिस्तान के अंदर और दाश्क नदी के तट पर स्थित है। इसकी विशेषताएं देखिए दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक पूरा स्थल। सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक पश्चिम पूरा स्थल। सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक पूरा स्थल है ये। अब देखिए दोस्तों, सर्वाधिक पश्चिम में स्थित पूरा स्थल है। बेबीलोन से व्यापार के साक्ष्य मिलते हैं। से सूतकांगे डोर से बेबीलोन से व्यापार होता था, इसके साक्ष्य सूतकांगे डोर से मिलते हैं। बेबीलोन के साथ में इसका व्यापार होता था। सिंधु घाटी सभ्यता का 10वां स्थल देखिए दोस्तों, कोट दीची। ये कोट दीची कहाँ पर है? इसकी खोज देखिए। सबसे पहले खोज या उत्खनन 1953 में कराया गया था। उत्खननकर्ता फजल अहमद। कोट दीची का जो उत्खनन करवाया था वह फजल अहमद के नेतृत्व में कराया गया था। यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत के खैरपुर ज़िले में स्थित है। कोट दीची कहाँ पर है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत के खैरपुर ज़िले में स्थित है और यह सिंधु नदी के तट पर स्थित है। इसके अंदर विशेषता देखिए इसकी, मकानों में कच्ची ईंटें हैं और नींव में पत्थर के साक्ष्य मिलते हैं। यानी मकानों में तो कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया है, लेकिन इसके नींव भरने के अंदर पत्थरों का प्रयोग किया गया था। इसके आगे देखिए दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का 11वां स्थल है बालाकोट। बालाकोट, इसकी खोज या उत्खनन 1963 से 76 के बीच में कराई गई थी और इसके उत्खननकर्ता थे GF डेल्स। बालाकोट का जो उत्खनन करवाया था वह GF डेल्स ने करवाया था और यह बिंदार नदी के किनारे स्थित है और यह कहाँ पर है? कराची के पास पाकिस्तान में स्थित है। कराची के पास पाकिस्तान में स्थित है। इसकी विशेषताएं देखिए दोस्तों, इमारतें कच्ची मिट्टी की बनी हुई है और नालियाँ पक्की ईंटों से निर्मित है। इमारतें कच्ची ईंटों से बनी हुई है और नालियाँ जो है वो पक्की ईंटों से बनी हुई है। तो बालाकोट की विशेषता हो जाएगी, इमारतें कच्ची मिट्टी से और नालियाँ पक्की ईंटों की बनी हुई है।
12वां स्थल देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का रोपड़। रोपड़ की खोज देखिए दोस्तों, ये रोपड़ की खोज 1953 में की गई थी। इसके उत्खनन करता है यज्ञदत्त शर्मा। यह पंजाब के रोपड़ ज़िले में स्थित है। यह पंजाब के रोपड़ ज़िले में स्थित है और नदी सतलज नदी के तट पर स्थित है दोस्तों। विशेष देखिए, इसमें मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिलता है। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का एकमात्र साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? रोपड़ से प्राप्त हुआ है। इसके अलावा देखिए दोस्तों, आज़ादी के बाद सर्वप्रथम उत्खनन हुआ है। आज़ादी के बाद सर्वप्रथम उत्खनन कहाँ पर हुआ था? रोपड़ में हुआ था 1953 के अंदर। इसके आगे देखिए दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का 13वां स्थल है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर की खोज 1958 में की गई थी। उत्खनन करता थे यज्ञदत्त शर्मा। यज्ञदत्त शर्मा के नेतृत्व में आलमगीरपुर का उत्खनन करवाया गया था। यह हिंडन नदी के तट पर स्थित है दोस्तों। आलमगीरपुर कहाँ पर है? हिंडन नदी के तट पर, और यूपी मेरठ है यूपी के अंदर, वहाँ पर यह आलमगीरपुर स्थित है। और इसके अंदर विशेष है सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी स्थल, यानी पूर्व में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का जो सर्वाधिक पूर्व में स्थित जो स्थल है वह है आलमगीरपुर। देखो दोस्तों, आलमगीरपुर की जो विशेषता है वह है सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी स्थल है। सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी स्थल है। सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी स्थल है। मृत भांडों पर मोर और गिलहरी के चित्र मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर आलमगीरपुर जो स्थान है वहाँ से मृत भांडों पर मोर और गिलहरी के चित्र मिले हैं, और यह सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी स्थल है। यूपी मेरठ के अंदर पड़ता है। सिंधु घाटी सभ्यता का 14 नंबर का जो स्थल है वह है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी उत्खनन करता, इसके समय के बारे में नहीं पता चला है दोस्तों, तो इसके उत्खनन करता है सूरजभान, और यह जींद जिला हरियाणा में स्थित है। राखीगढ़ी कहाँ पर है? जींद जिला हरियाणा के अंदर। इसकी विशेषताएं देखिए दोस्तों, ताम्र उपकरण मिले हैं, हड़प्पा लिपि युक्त मुद्रा मिली है। हड़प्पा लिपि युक्त यहाँ से मुद्रा मिली है, और ताम्र उपकरण मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का 15वां स्थल है रंगपुर। रंगपुर की खोज एवं उत्खनन 1931 में, देखो इसके अलग अलग प्रकार से हुई है इसकी खोज और उत्खनन। देखिए 1931 में भी हुई है और 1953 में भी हुई है। 1931 में इसकी खोज MS वत्स ने की थी। 1931 में इसकी खोज एवं उत्खनन जो है MS वत्स ने करवाया था, और 1953 में इसकी जो खोज और उत्खनन है वह SR राव के निर्देशन में करवाया गया था। और यह कहाँ पर है? अहमदाबाद गुजरात के अंदर स्थित है। विशेषता देखिए इसकी, मातृ देवी की मूर्ति यहाँ से मिली है। रंगपुर से मातृ देवी की मूर्ति मिली है। धान की भूसी के साक्ष्य, देखो दोस्तों इस धान, ये जो शब्द है यह लोथल में भी पाया गया है। चावल के साक्ष्य और धान के साक्ष्य, तो दो जगहों से लोथल और रंगपुर से धान के साक्ष्य मिले हैं। तो लोथल से तो केवल धान के साक्ष्य मिलते हैं, लेकिन रंगपुर से धान की भूसी के साक्ष्य मिलते हैं हमें। आगे देखिए दोस्तों 16वां स्थान है सिंधु घाटी सभ्यता का मांडा। मांडा देखिए दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक उत्तरी पूरा स्थल है, सर्वाधिक उत्तर में स्थित है, यानी जम्मू कश्मीर में यह जो स्थल है वह स्थित है। चिनाब नदी के किनारे। मांडा कहाँ पर है? चिनाब नदी के किनारे, और जम्मू कश्मीर के अंदर है। इसके आगे देखिए दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का 17वां स्थल है देमापुर।
17वां दीमापुर जो स्थल है वो 17वां है और यह कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिणतम स्थल है। सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिणतम जो इसका क्षेत्रफल है, त्रिभुजाकार जो आकार पाया गया है दोस्तों, उसके अंदर देखिए ये जो है ये बिंदु है, ये दक्षिणतम बिंदु है और यह दीमापुर महाराष्ट्र के अंदर है। और इस तरफ देखिए दोस्तों आलमगीरपुर है और यह यूपी के अंदर स्थित है दोस्तों। और ये वाला स्थान देखिए दोस्तों, ये है मांडा। मांडा कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। और यहाँ पर ये स्थान है सूतकांगे डोर। ये सूतकांगे डोर है और यह कहाँ पर है दोस्तों? यह पाकिस्तान में स्थित है। अब देखिए दोस्तों ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति के अवशेष मिले हैं यहाँ से। ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति के अवशेष मिले हैं यहाँ से। तो दोस्तों ये हमने सिंधु घाटी सभ्यता के 17 स्थलों के बारे में हमने जानकारी प्राप्त करी थी दोस्तों। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य स्थल हमने पढ़े हैं। इसके बाद अगले वीडियो में हम सिंधु घाटी सभ्यता के सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन और देखिए दोस्तों व्यापार वाणिज्य और धार्मिक जीवन और लिपि के बारे में पढ़ेंगे। तो जुड़े रहिए दोस्तों हमसे और देखते रहिए हमारे वीडियो को। लाइक करें और हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को शेयर करें और कमेंट अवश्य करें और बताएं कैसा लगा हमारा वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।